इन्वायरमेंटल साइंस के करंट अफेयर्स से रिलेटेड ये हमारी फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम मई के महीने में इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो देख लेंगे। ये क्लास आपकी यूजीसी नेट से लेकर जितने भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, साथ ही साथ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए भी इक्वली यूज़फुल रहेगी। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्लास के बाद कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा न्यूज़ है वो है गैस बेस्ड इकोनॉमी को लेकर। न्यूज़ ये थी कि इंडिया का जो नेचुरल गैस कंजम्पशन है वो 6% से गिर गया है। ठीक है, 6% था जो कि 2023 में उससे भी रिड्यूस हो गया है। तो ये चिंता की बात है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि नेचुरल गैस हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। इंडिया का टारगेट भी है कि गैस को अपने एनर्जी मिक्स का करंट 6% से बढ़ाकर हमें 15% शेयर लाना है 2030 तक। अब नेचुरल गैस क्या होता है? ये एक मिक्सचर होता है लाइट हाइड्रोकार्बन्स का। इसके कंस्टिट्यूएंट्स हमें याद रखने हैं कि इस गैस में क्या क्या होता है। मीथेन होता है प्राइमरली, फिर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन्स। उसके बाद हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, हीलियम भी होती है, H2S भी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन भी होती है। तो हमें इसकी कंस्टिट्यूएंट्स को याद रखना है। एडवांटेजेस क्या होते हैं? क्या ऐसे एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम नेचुरल गैस का यूज़ करना चाह रहे हैं? सबसे पहली बात कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इसमें भी होता है, लेकिन पेट्रोल और कोल के कंपैरिजन में कम होता है। 40% लेस होता है कोल से, 20% लेस होता है ऑयल से। एनर्जी एफिशिएंसी होती है और -161.5 डिग्री सेल्सियस पर LNG में ही कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। और LNG का अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो 50% जो हिस्सा है वो हम इंपोर्ट करके मंगा रहे हैं। साथ ही साथ जो नेचुरल गैस से बनी हुई पावर होती है वो रिलायबल होती है, 24/7 हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इंडिया में LNG टर्मिनल्स की बात कर लें तो 3 टर्मिनल्स फ़िलहाल हैं ऑपरेशनल, बाकी के 3 हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। 3 कहाँ पर है? दहेज है गुजरात में, हज़ीरा गुजरात में और दाभोल महाराष्ट्र में। अंडर कंस्ट्रक्शन हमारे धामरा ओडिशा में, जयगढ़ महाराष्ट्र में और जाफराबाद गुजरात में। अब LNG जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो कतर से हम इंपोर्ट करते हैं 47%, फिर US सेकेंड नंबर पे 16% और UAE थर्ड नंबर पे 13%। दूसरी हमारी जो न्यूज़ है वो है चीता प्रोजेक्ट को लेकर। एक चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी फॉर्म हुई है, जिसको किसने फॉर्म किया है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। ये जो है 11 मेंबर कमेटी है जो कि प्रोजेक्ट चीता के इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करेगी, देखेगी कि कैसे मतलब ठीक तरीके से प्रोजेक्ट काम कर रहा है, क्या खामियां हैं, ये सारी चीज़ें चेक करेगी ये कमेटी। 2 साल के लिए वर्क करेगी। अब इससे भी ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रोजेक्ट चीता को देखना। प्रोजेक्ट चीता दुनिया का सबसे पहला इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर रीलोकेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, दुनिया का सबसे पहला है जिसमें हम एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में चीता को शिफ्ट कर रहे हैं। डिस्कशंस इस चीज़ को लेकर 2019 में ही वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट कर दी गई थी। ये जो प्रोजेक्ट है इसको नाम दिया गया एक्शन प्लान फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। ठीक है, इसी के प्रोजेक्ट चीता के तहत ये एक्शन प्लान लॉन्च हुआ, जिसमें डिसाइड किया गया कि 50 चीते हम अफ्रीका से इंडिया में ट्रांसलोकेट करेंगे, जिसमें से कि 20 चीते हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, 8 नामीबिया से और 12 साउथ अफ्रीका से। क्यूनो नेशनल पार्क जो हमारा MP में है, यहाँ पर हमने ट्रांसलोकेट किया। चीता के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। चीता को एसाइनोनिक्स जुबैटस कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है, और फैमिली इसकी फेलिडी है। फास्टेस्ट लैंड एनिमल है। और चीता जो है उसकी 2 स्पीशीज़ थी, एशियन और अफ्रीकन। अफ्रीकन अभी भी है, लेकिन जो एशियन जो है वो सिर्फ अभी ईरान में कुछ बचे हुए हैं, बाकी इंडिया में से सारे एक्सटिंक्ट हो गए। इंडिया में 1952 में ही इसको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया, और इट इज़ द ओनली लार्ज मैमल टू हैव बीन डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन आवर कंट्री इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। अब हम चीता को री इंट्रोड्यूस क्यों करवा रहे हैं इंडिया में? यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि टाइगर जैसे फ्लैगशिप स्पीशीज़ होता है, मेरी गले में थोड़ी दिक्कत है,
फ्लैगशिप स्पीशीज़ होता है फॉरेस्ट का, वैसे ही जो चीता होता है वो फ्लैगशिप स्पीशीज़ होता है ग्रासलैंड्स का, स्क्रबलैंड्स का और ओपन फॉरेस्ट का। तो अगर हम रीइंट्रोड्यूस कराते हैं चीता को, तो हम उसके साथ साथ हम इस जो हमारा ये जो लैंडस्केप है इसको पूरा हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ और भी जो एनिमल्स इस लैंडस्केप में रह रहे हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे और एक बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। और चीता हमेशा से हमारी हेरिटेज का एक पार्ट रहा है और इट इज़ दी ओनली लार्ज मैमल जिसको एक्सटिंक्ट घोषित किया गया है इंडिया में। चीता जो है संस्कृत वर्ड से इसको रखा गया है, इस नाम को चित्रका वर्ड है था, जिसका मतलब क्या होता है स्पेकल्ड वन, यानी जिसके ऊपर स्पॉट्स बने हों। हंटिंग के भी कई साक्ष्य हमें मिलते हैं, अपनी हिस्ट्री में देख लें, जैसे अकबर जो थे। उसके बाद हमारा जो थर्ड न्यूज़ है वो है हमारा इंडिया का पहला टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट जो है वो फेल होता दिखाई दे रहा है। इस प्रोजेक्ट को 2018 में स्टार्ट किया गया था NTCA के द्वारा। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, इंडिया के अंदर ही एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व से हमें टाइगर को ट्रांसलोकेट करना था, जिसके तहत 2 टाइगर ट्रांसलोकेट किए गए थे अभी तक। एक महावीर नाम का टाइगर था कान्हा टाइगर रिजर्व से, और सुंदरी नाम की बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से ट्रांसलोकेट किया गया था सतकोशिया टाइगर रिजर्व में। सतकोशिया टाइगर रिजर्व जो हमारा है सेकेंड बिगेस्ट टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर, उड़ीसा में, आफ्टर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। कान्हा नेशनल पार्क जो है कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो कान्हा नेशनल पार्क का हिस्सा है जो कि MP में है। इसको नेशनल पार्क का जो स्टेटस है वो 1955 में मिला था, और मैकाल रेंजेस के जो हिल्स हैं उसके बीच में ये टाइगर रिजर्व प्रेजेंट है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क का हिस्सा है जो कि MP में ही है, लेकिन विंध्या हिल्स में है। यहाँ पर जो टाइगर की डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है पूरी दुनिया में। NTCA की बात कर लें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक लॉ के अंडर में बनाया गया है। कौन से लॉ के अंडर में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, 2005 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में काम करती है ये बॉडी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी सी बटरफ्लाई को लेकर। सी बटरफ्लाई न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इस स्पीशीज़ के ऊपर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो स्टडी किया गया था। इसका जो नाम है साइंटिफिक थीकोसोमाटा है। क्या होती है ये सी बटरफ्लाई, एक सब ऑर्डर है ये फ्री स्विमिंग सी स्नेल्स एंड अ गैस्ट्रोपोड मोलस्क ऑफ क्लास गैस्ट्रोपोडा, इसका ये सब ऑर्डर होता है। इसको सी बटरफ्लाई नाम क्यों दिया गया है, ये दिखने में इसके पास एक मस्कुलर स्ट्रैप होता है जो स्विम करने के लिए ये क्या करती है, इसको यूज़ करती है फ्लैपर की तरह, और जब ये स्विम करती है तो ये दिखाई देता है कि जैसे कि विंग्स को हम विंग्स जैसे यूज़ करते हैं बर्ड स्पीशीज़, वैसे ही हम अपने मस्कुलर फीट को यूज़ करती है फ्लैपर की तरह स्विम करने के लिए। साथ ही साथ ये हर्माफ्रोडाइट होती है, यानी कि इसके पास मेल्स और फीमेल्स दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी गीको मिजोरामेंसिस को लेकर। ये एक न्यू स्पीशीज़ है गीको का जो कि अभी फाउंड हुआ है हमें मिजोरम में। गीको क्या होते हैं, स्मॉल और कार्निवोरस लिजार्ड्स होते हैं जो कि वार्म क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी बाओब्स को लेकर। ये एक ट्री स्पीशीज़ होती हैं, इनकी अपरूटिंग को के अगेंस्ट जो है वो भील ट्राइब्स हमारी अपोज कर रही हैं। भील ट्राइब्स हमारी सेंट्रल इंडिया में पाई जाती हैं, ये ट्रीज़ भी वहीं पे पाए जा रहे हैं। इन ट्रीज़ जेनस क्या है इसका, एडेंसोनिया, अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया की नेटिव ट्री स्पीशीज़ है। इसमें क्या होता है, बैरल लाइक ट्रंक्स होते हैं इनके, और काफ़ी इनकी लंबी लाइफ स्पैन होती है, अराउंड 2000 ईयर्स तक ये रहते हैं। इनमें एक यूनिक खासियत ये है कि इसमें पेंडुलस फ्लावर्स होते हैं जिनको बैट्स और बुश बेबीज़ जो हैं वो पॉलिनेट करते हैं। IUCN के लिस्ट में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है हमारी ग्रीन वॉशिंग, एक टर्म है जिसका हमें मीनिंग समझना होगा। ग्रीन वॉशिंग, कुछ कंपनीज़ या फिर ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ऐसी अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से पेश करती हैं जैसे वो बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल हो, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ होती है ग्रीन वॉशिंग।
सर्कुलर इकोनॉमी इस समय न्यूज़ में है। यूनेप की एक रिपोर्ट है टर्निंग ऑफ द टैप, हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन एंड क्रिएट अ सर्कुलर इकोनॉमी। इसमें जो है वो सर्कुलर इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस को बताया गया है प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करने के लिए। सर्कुलर इकोनॉमी बेसिकली क्या होती है कि आप किसी चीज़ को ले रहे हो, फिर इसको रिसाइकिल किया जाए, फिर रीयूज़ किया जाए, एक तरीके से फिर से इसको यूजेबल फॉर्म में ले आना, यही हमारी सर्कुलर इकोनॉमी होती है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रीयूज़ और रिसाइकिल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट 2023 से 2027 एंड स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022। ये रिपोर्ट हमारी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की है। इसमें ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री तक राइज कर सकता है 2027 तक। नेक्स्ट है हमारा आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। ये सिंपली हमें टर्म याद रखना है। ये क्या होता है? वार्मिंग डिफरेंशियल होता है बिटवीन पोल्स एंड ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स और पोलर रीजन के बीच में जो वार्मिंग डिफरेंशियल होता है उसी को हम आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हमने टर्म दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कॉर्सिया को लेकर। कॉर्सिया क्या है? कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। इंटरनेशनल एविएशन जो है इंडस्ट्री हमारा, उसमें जो कार्बन के रिलीज़ है उसके रिडक्शन को लेकर एक तरीके से ये स्कीम है। किसने लॉन्च की थी? ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की थी। पायलट प्रोजेक्ट अभी फ़िलहाल इसका चल रहा है 2021 से 23 तक, और इंडिया ने डिसाइड किया है कि ये इसमें 2027 से पार्टिसिपेट करेगा। तो मेनली इसमें कुछ टारगेट्स दिए हुए हैं कार्बन एमिशन जो हमारे एविएशन इंडस्ट्री से हो रहे हैं उसको मिटिगेट करने के लिए। गोल्स क्या है? 2% एनुअल फ्यूल एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट थ्रू 2050 और कार्बन न्यूट्रल ग्रोथ एंड नेट ज़ीरो बाय 2050। एविएशन से जो नेट ज़ीरो हमें अचीव करना है वो 2050 तक होना चाहिए और 2% फ्यूल एफिशिएंसी हमें अचीव करनी है 2050 तक। जैसा कि बताया मैंने 3 फेजेज़ में चल रहा है। पहला पायलट फेज़ है जो कि 23 तक है। सेकंड हमारा फर्स्ट फेज़ है इसका जो 2024 से 26 तक चलेगा, और थर्ड फेज़ हमारा 2027 से 35 तक चलना है। ICAO जो है हमारी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन 1947 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। नेक्स्ट है हमारा ऑरोरा को लेकर न्यूज़ है। अभी एक रेयर अकरेंस हुआ है हमारा ऑरोरा का, कहाँ पर? लद्दाख में, और जिसको डिटेक्ट किया हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो कि लद्दाख में ही स्थित है। अब ऑरोरा क्या होते हैं? अगर एक सिंपलेस्ट टर्म में हम कहें, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो क्या होता है? हमें आसमान में रंग बिरंगी लाइट्स दिखाई देती हैं। और कहाँ दिखाई देती हैं? मेनली हमें पोल्स पे दिखाई देती हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे इसे अलग अलग नाम दिया गया है। नॉर्थ पोल पे हम इसको ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, साउथ पोल पर हम इसको ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। अब ये फॉर्म कैसे होता है? सन जो है उसका जो कोरोना होता है, पार्ट होता है जो कोरोना वाला पार्ट, वहाँ से हमेशा चार्ज पार्टिकल्स इजेक्ट होते रहते हैं, इसको हम कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। ये मास इजेक्शन जब कोरोना के पार्टिकल्स अर्थ के संपर्क में आते हैं और उसकी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं, तो उस इंटरेक्शन की वजह से ही ये ऑरोरा फॉर्म्ड होते हैं। इसको जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म भी कह सकते हैं हम। इसको फॉर्म होने के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल होना ज़रूरी है। एक तो क्लियर स्काई होनी चाहिए, क्लाउड्स नहीं होने चाहिए और कंप्लीट डार्कनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ब्लू होल को लेकर। दुनिया का सेकेंड डीपेस्ट ब्लू होल जो है वो डिस्कवर किया गया है यूकाटान पेनिनसुला इन मैक्सिको में। ये ब्लू होल क्या होते हैं? अंडर वाटर सिंक होल्स होते हैं, और अभी तक का जो डीपेस्ट है वो कहाँ है? ड्रैगन होल या फिर लॉन्गडोंग साउथ चाइना सी में है। अब ये इतनी सी न्यूज़ थी। उसके बाद डीकार्बनाइजेशन को लेके छोटी सी न्यूज़ है। एक रिपोर्ट है हमारी द ग्रीन शिफ्ट द लो कार्बन ट्रांजिशन ऑफ इंडियाज़ ऑयल एंड गैस सेक्टर। ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी के द्वारा। अब डीकार्बनाइजेशन क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस को हम रिड्यूस करें, और रिडक्शन भी है इसमें, साथ ही साथ जो है अभी एटमॉस्फेयर में कार्बन उसको भी हमें एब्जॉर्ब करना है। इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताई गई हैं इस रिपोर्ट में। क्या क्या स्ट्रैटेजी हैं? क्लाइमेट फाइनेंस हमें जो है वो ले आना होगा। कैसे? ग्रीन कैपिटल को रेज करके,
टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन हम करें, कार्बन मार्केट डेवलप करें, बायोफ्यूल्स का यूज़ करें और ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करें। अब इस रिपोर्ट से भी ज़्यादा हमें कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो हमें याद रखने हैं, जो कि हम देखेंगे। सबसे पहले जो डिकार्बनाइजेशन है, इसको लेके इंडिया के क्या टारगेट्स हैं। अभी हाल ही में जो COP26 हुई थी हमारी ग्लासगो में, उसमें इंडिया द्वारा एक पंचामृत टारगेट्स जो हैं वो रिलीज़ किए गए हमारे PM द्वारा। इसमें कुछ 5 टारगेट्स थे जो इंडिया ने दुनिया को बताया कि वो अचीव करना चाहता है। ये 5 टारगेट्स यहाँ हैं। 500 गीगावाट हम नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक रीच करना चाहते हैं। एनर्जी रिक्वायरमेंट जितनी भी है हमारी, उसका 50% हिस्सा हमें रिन्यूएबल एनर्जी से क्रिएट करना है 2030 तक। कार्बन एमिशन जो हो रहे हैं, उसके टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन जो हो रहे हैं, उसको रिड्यूस करना है हमें 1 बिलियन टन्स तक आज से लेके 2030 तक। कार्बन इंटेंसिटी जो है हमारी इकोनॉमी की, उसको हमें 45% रिड्यूस करना है 2030 तक। कहाँ से, किसके कंपैरिजन में, 2005 के लेवल्स से। नेट ज़ीरो एमिशन जो है वो हमें 2070 तक अचीव करना है। अब इंडिया ने अपने NDCs को, यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को अपडेट किया है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हर कंट्री को देने थे हमारे पेरिस अग्रीमेंट के दौरान 2015 में। तो इंडिया ने उस समय कुछ अपने टारगेट दिए थे, लेकिन अभी पंचामृत टारगेट आने के बाद उसको रिवाइज किया गया है। 2015 के टारगेट्स यहाँ पर है। क्या था, इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से 40% रिड्यूस करने का टारगेट था, और एमिशन इंटेंसिटी जो GDP की है वो 33 से 35% 2005 के कंपैरिजन में हमें कम करना था, और कार्बन सिंक बनाना था 2.5 से 3 बिलियन टन्स तक। अब अपडेटेड NDCs के अनुसार एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP हमें रिड्यूस करनी है 45% बाई 2030 फ्रॉम 2005 लेवल, एंड अचीव अबाउट 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज बाई 2030। तो ये हमारे रिवाइज टारगेट्स हैं। उसके बाद हमारी इस रिपोर्ट में ग्रीन हाइड्रोजन को भी स्ट्रेस किया गया था, इसकी इम्पोर्टेंस। हाइड्रोजन के भी कई सारे प्रकार होते हैं, उसमें से एक है हमारा ग्रीन हाइड्रोजन। अब क्या होता है, ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, सबसे पहले मीथेन या कोल का यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए, और प्रोसेस यूज़ होती है हमारी गैसिफिकेशन की। ब्लू हाइड्रोजन में भी मीथेन या कोल का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें हम कार्बन को, जो रिलीज़ हो रही है कार्बन, उसको कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद हमारी टर्कोइज हाइड्रोजन होती है, जो कि मीथेन से प्रोड्यूस होती है, और प्रोसेस कौन सा यूज़ होता है, पायरोलिसिस। फिर हमारी ग्रीन हाइड्रोजन जो सबसे बेस्ट मानी जाती है, जिसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं। इसमें कार्बन एमिशन नहीं होता, वाटर एमिट होती है। तो ये सबसे सस्टेनेबल हमारा प्रोसेस है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का। नेक्स्ट हमारी कुछ छोटी छोटी न्यूज़ हैं, जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व न्यूज़ में था, एक 15 साल के टाइगर की यहाँ डेथ हो गई है। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है हमारे MP में लोकेटेड है। 940 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है, और 2 डिस्ट्रिक्ट हैं MP के जिसमें ये स्प्रेड है, मांडला और बालाघाट। सतपुरा के महकल रेंजेस में ये स्थित है। 1955 में इसको एज अ नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किया गया था, और टाइगर रिजर्व 1973 में ये बना। सेंट्रल इंडिया का ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, और इस नेशनल पार्क को एक डिस्टिंक्शन मिला हुआ है बारहसिंगा की पॉपुलेशन को एक्सटिंक्ट होने से बचाने का। ये बारहसिंगा जो है वो MP का स्टेट एनिमल है। दूसरा हमारा आ जाता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन सेंटर खोला गया है साइंज रोपा नाम की जगह पे। इस नेशनल पार्क की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। 1171 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। 1984 में ये फॉर्म्ड हुआ था, और नेशनल पार्क इसको 1999 में नोटिफाई किया गया। 2014 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया गया था। और ये यहाँ पे एक खासियत है कि हिमाचल प्रदेश के 4 स्टेट सिंबल्स हैं, और ये चारों ही इस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। स्टेट बर्ड है जैसे कि वेस्टर्न ट्रैगोपैन, ये यहाँ पे है।
स्टेट एनिमल हमारा स्नो लेपर्ड, स्टेट फ्लावर हमारा पिंक रोडोडेंड्रॉन और स्टेट ट्री देवदार। ये चारों ही इस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। फिर हमारा ये दूसरी न्यूज़ है रिवर सिटीज़ अलायंस। एक सेमिनार हुआ था, रिवर सिटीज़ अलायंस ग्लोबल सेमिनार, पार्टनरशिप फॉर बिल्डिंग इंटरनेशनल रिवर सेंसिटिव सिटीज़। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। ऑर्गेनाइज किसने किया था? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने कोलैबोरेशन किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ, और ये सेमिनार हुआ था। ये रिवर सिटीज़ अलायंस क्या है? जितने भी सिटीज़ हैं रिवर्स के लॉन्ग, उनका एक तरीके से हम यूनिट कह सकते हैं। इसको इनिशियली 30 सिटीज़ के साथ लॉन्च किया गया था, और इस अलायंस में कोई भी सिटीज़ पार्टिसिपेट कर सकती है, और इसमें डेनमार्क की भी एक सिटी इंक्लूड है। उसके बाद हमारा कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ हो जाता है। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसका एक पार्ट है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। वैसे इसमें कई सारे फ्लाईवेज इंक्लूड हैं, उसमें से एक है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जिसकी रेंज कंट्रीज़ की मीटिंग हुई थी, जिसको हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने यूनेप और CMS के कोलैबोरेशन के साथ ऑर्गेनाइज़ किया था। इस कन्वेंशन की बात करें तो इसको 1979 में जर्मनी के बॉन शहर में अडॉप्ट किया गया था, और कब से ये इफेक्ट में आया? 1 नवंबर 1983 से। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, जिसको हम बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बॉन में साइन हुआ था। ये ओनली कन्वेंशन है दैट डील्स विद प्रोटेक्टिंग माइग्रेटरी स्पीशीज़। इंडिया इसका मेंबर 1983 से बना है, और इसमें 2 अपेंडिसेस हैं। इन 2 अपेंडिसेस में अलग अलग कैटेगरीज़ के हमने बर्ड्स को रखा हुआ है। पहली कैटेगरी में थ्रेटेंड माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं, और दूसरे में माइग्रेटरी स्पीशीज़ रिक्वायरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन है। अब ये तीनों तरीके के हमारी माइग्रेटरी स्पीशीज़ से डील करता है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो यानी लैंड पे रहने वाले, माइग्रेटरी हो, एवियन हो, या फिर वाटर में रहने वाले हो, मतलब जल, आसमान और लैंड, तीनों ही पे जो भी माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं ये सभी से डील करता है ये कन्वेंशन। तो इसी के साथ हमारे जो मई महीने के करंट अफेयर्स थे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो कंप्लीट होते हैं। और आज मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से अगर परेशानी हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। बाकी मैंने ये मई का महीना कंप्लीट करा दिया है। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और इसी तरीके से हम बाकी सारे महीनों की भी कवर कर लेंगे अपने एग्ज़ाम तक जो भी इम्पोर्टेंट है। और ये आपको सभी एग्ज़ाम्स के में काम आएगी, क्योंकि इसमें सभी कुछ इंक्लूडेड है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मेरे साथ बने रहिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पर ही आपको सारी PDF मिल जाएंगी। थैंक यू।